फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और भारत में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इंडिया की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है और वो ये है कि लोकसभा में मौजूद 26 सियासी जमातों ने एक ऐसा इत्तेहाद बना लिया है जो नरेंद्र मोदी के लिए ख़तरे की घंटी बजा चुका है। और लोकसभा 2024 के जो इलेक्शन अप्रैल मई 2024 में होने हैं, जिसमें अब तकरीबन 8 से 9 माह का अरसा रह गया है, उसकी तैयारी के लिए अपोजिशन की जमातों ने सफ़बंदी शुरू कर दी गई है। और इंडिया, यानी वैसे तो इसका पूरा नाम बहुत लंबा है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल, और आगे अलाइंस से पहले भी कोई लफ्ज़ आता है। खैर, अगर ये 4 के 5 मिला लें तो इंडिया बन जाता है। और इस इंडिया ने इंडिया के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नींदें अब यकीनी तौर पर कम करना शुरू कर दी हैं। सबसे पहले इस इत्तेहाद के ऊपर बात करते हैं और उसके बाद मुस्तकबिल में ये इत्तेहाद किस तरह नरेंद्र मोदी को और बीजेपी की सियासत को एक बड़ा धचका दे सकता है, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो बात मैं करूँगा वो सारी की सारी मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा और उससे इख्तलाफ या इत्तेफाक करना आपका ज़ाती हक होगा। अच्छा, पहले बात करते हैं मौजूदा हैसियत की। तो इस वक्त लोकसभा में 543 कुल नशिस्तें हैं, जिसमें से इंडिया के इत्तेहाद के पास हैं 143 नशिस्तें। और इसी तरह अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की 245 नशिस्तों में से इस इत्तेहाद के पास हैं 96 नशिस्तें। यानी जब तक ये असम्बली कायम है अप्रैल 2024 तक या मई 2024 तक, उस वक्त तक तो नरेंद्र मोदी को, उनकी कैबिनेट को और उनकी गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि वो जो यूपीए का इत्तेहाद है वो 300 प्लस से ऊपर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो सिंपल मेजॉरिटी में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन मसला बनेगा 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि 2024 के इलेक्शन के लिए जो सफ़बंदी की गई है वो 26 जमातों के ऊपर मुश्तमिल है। और अब अगर इन जमातों की इत्तेहाद की बात की जाए तो ये बड़ी ही दिलचस्प और बहुत बड़ी डेवलपमेंट अचानक ही सुनने को मिली कि 2 दिन पहले भारत के साउथ के एक बेहतरीन शहर बेंगलोर, जिसे हम हमेशा आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया की नज़र से देखते थे, आज हम उससे इंडिया की पॉलिटिक्स में एक बड़े ही अहम शहर की हैसियत से देखना शुरू हो गए हैं। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बहुत ही कामयाब प्लानिंग करते हुए साउथ और ईस्ट इंडिया की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको अपने साथ मिला लिया है, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के ज़ेरे तमाम की गई थी कर्नाटक के स्टेट कैपिटल बेंगलोर में, ये 2 दिन से ज़्यादा जारी रही। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें शिरकत करने वाली शख्सियत कोई छोटे मोटे सियासी रहनुमा नहीं थे, बल्कि इसमें आपको वेस्ट बंगाल की चीफ़ मिनिस्टर, इसी तरह बिहार के चीफ़ मिनिस्टर, फिर इसी तरह आम आदमी पार्टी के चीफ़ मिनिस्टर की मौजूदगी मिलेगी। तमिलनाडु के चीफ़ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे और ख़ुद कर्नाटक में तो कांग्रेस का इक़्तिदार भी है। तो ये कांग्रेस ने एक हलचल शुरू कर दिया है। और अब लगता है ऐसे ही है कि 2024 में बीजेपी ने जो नारा रखा था कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, लगता है ऐसा ही है कि उसको कहीं ना कहीं से रोकने का मंसूबा बना लिया गया है। और भारत की एस्टेब्लिशमेंट गो के इलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती, लेकिन लगता है ऐसा ही है कि भारत में ताकतवर लोगों ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि अब ताकत एक शख्स के हाथ से खींच लेनी चाहिए। और वो शख्स जो भारत के सफ़ेदो स्याह का मालिक बना हुआ है, अब उसे रुखसत करने का, सियासी तौर पर रुखसत करने का वक्त आ चुका है, ऐसा मुझे ज़ाती तौर पर लगता है। क्योंकि 26 जमातों का किसी एक बात के ऊपर मुत्तफ़िक हो जाना कोई आम सी बात हरगिज़ नहीं होती। ये पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में 13 रुकनी जमात ने एक इत्तेहाद बनाया पीडीएम, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को निकाल बाहर किया। और आज इमरान खान अवाम में मकबूल होने के बावजूद पाकिस्तान की सियासत में गैर मौसर हो चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी के साथ भी लगता है ऐसा ही है कि बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। गो कि नरेंद्र मोदी इस वक्त भी एक मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन जिस तरह ये रीजनल पार्टीज़ ने मिलकर, अपोजिशन की जमातों ने मिलकर एक अलाइंस बना लिया और मुस्तकबिल में इनका इलेक्शन भी एक साथ लड़ने का इरादा है, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट के साथ हो, चाहे वो इलेक्शन जीतने के बाद एक दूसरे का सपोर्ट करें, जिस तरह भी करें, वो बीजेपी को गिराने की मुकम्मल पोजीशन में आ चुके हैं। और इस अलाइंस में ड्राइविंग सीट पर बैठी है कांग्रेस, जिसने बहुत ही शातराना चाल चलते हुए एक बार फिर भारत की सियासत में अपने कम होती सांसों को ज़िंदा रखने का मंसूबा बना लिया है। राहुल गांधी ने भारत की एक यात्रा की थी, जिसे भारत जोड़ो यात्रा के नाम से पुकारा गया था, जो कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक गई थी।
उसमें उन्हें अच्छी खासी कामयाबी मिली, उन्हें भारत के लोगों को समझने का मौका मिला और जो उनके बारे में एक पप्पू बच्चे वाला कॉन्सेप्ट था उसे कम करने के लिए भी इस यात्रा को इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है वो ये बात है कि कर्नाटक जैसी अहम रियासत में बीजेपी का फारिग हो जाना और वहाँ पर कांग्रेस का गैर मुतवक्के तौर पर जीत जाना, ये कांग्रेस को इतनी बड़ी ऑक्सीजन थी कि अब उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बतौर वज़ीर आज़म देखना शुरू कर दिया है। इन 2024 के इलेक्शन में अब बीजेपी मुझे वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीतती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स को अपना रोल मॉडल बना लिया और सिर्फ एक शख्स की नुमाइंदगी को ही सब कुछ जान लिया, जो इसकी सबसे बड़ी सियासी गलती थी। और एक ट्रेन के इफ्तिताह से लेकर कोई भी भारत में इनॉग्रेशन देख लो, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ही रिबन काटते हुए नज़र आते थे। तो उस वक्त भी मैं आपसे यही कहता था कि ये बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर रही है, जो हर जगह नरेंद्र मोदी को एक रोल मॉडल और एक अजीम तरीन लीडर बना के पेश कर रही है। यही चीज़ एक दिन बीजेपी के गले पड़ जाएगी, क्योंकि कोई भी सियासी जमात हो उसमें ऐसे चेहरे होने चाहिए जो उस लीडर को रिप्लेस कर सकें और उससे बेहतर काम भी कर सकें। जब कोई भी सियासी जमात किसी एक शख्स के ऊपर आकर ठहर जाती है तो उसका मुस्तकबिल कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पाकिस्तान में सबसे बड़ी मिसाल है और 2024 के इलेक्शन में बीजेपी सबसे बड़ी मिसाल बनेगी, जब नरेंद्र मोदी को इस इत्तेहाद की तरफ से बहुत बड़ा धचका लगेगा। गो कि अभी उत्तर प्रदेश में 2022 में दूसरी बार जीत के आई है बीजेपी और गुजरात में तो रिकॉर्ड जीतती आ रही है और इस बार भी उसने जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है। ये एक दो जगह पे बीजेपी को प्लस पॉइंट ज़रूर मिला है, लेकिन कर्नाटक जैसी रियासत से आउट होने के बाद बीजेपी को एक डेंट भी पड़ा है, जिस डेंट का फ़ायदा कांग्रेस उठाने के मोड में आ चुकी है। ये जो 26 रुकनी इत्तेहाद कायम किया गया है, इसकी रीजनल सियासत में बहुत ज़्यादा अहमियत है और कुछ एक जमातें जो इसमें शामिल हैं वो अपनी रियासतों के ऊपर बहुत असर और रसूख रखती हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वेस्ट बंगाल में किसी और जमात की हुकूमत है, तमिलनाडु में किसी और जमात की हुकूमत है, बिहार में किसी और जमात की हुकूमत है, तो ये जो मुख्तलिफ जमातें और मुख्तलिफ नज़रियात आपस में मिलते हैं तो फिर एक इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इत्तेहाद बीजेपी के लिए बहुत बड़ी नाकामी का बायस भी बन सकता है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक असम्बलीज़ हैं, जो रियासती असम्बलीज़ हैं, अगर उनमें इन जमातों की मौजूदगी की बात की जाए तो कुल 4200 रियासती अरकान असम्बली हैं, उसमें तकरीबन 1750 से ज़्यादा इन्हीं जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज के बाद नरेंद्र मोदी की सियासत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। और आप देखिएगा कि 2024 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी के लिए ये आखिरी इलेक्शन भी हो सकता है। यहाँ बहुत कम चांस है कि नरेंद्र मोदी इन सबको पीछे पिछाड़ते हुए एक बार फिर वज़ीर आज़म बन जाएंगे और ज़्यादा चांस यही है कि नरेंद्र मोदी अब की बार घर चले जाएंगे और बीजेपी का जो एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही थी वो अब कम होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में कुछ ऐसी क़ुव्वतें ज़रूर हैं जो नरेंद्र मोदी को अब ज़्यादा अरसा बतौर वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये भारत की पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी खबर थी जो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपको अच्छी लगे तो वेरी गुड, बुरी लगे तो आपका अपना राइट है। टेक केयर, बाय बाय।